लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप HT सूर्यकांत चतुर्वेदी, आपका जो चल रहा है वो हर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, हर्षकालीन भारत को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक को इजी बनाया जाए उसके बारे में मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि हम लोग टॉपिक को इजी बनाने के लिए आपको पूरे प्रयास करते हैं कि ढंग से आपका टॉपिक आपके समझ में आ जाए, पूरा प्रयास कर रहे हैं। HT के अंदर हर्ष के बारे में बात चल रही है, वो हर्ष के बारे में समझेंगे, कुछ बोर्ड को समझेंगे, कुछ मैं वर्बली अपनी लैंग्वेज के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और टॉपिक बड़ा शानदार है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, हमको प्रशासन पढ़ना है, किस तरीके का मैनेजमेंट था, किस तरीके का प्रशासन था, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चालू होता है आपका HT के अंदर टॉपिक, HT सूर्यकांत चतुर्वेदी। और इसके अंदर आपको पढ़ रहे हैं आप हर्षकालीन भारत, और हर्षकालीन भारत के अंदर हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हर्ष के समय में प्रशासन की जो दूरी हुआ करती थी, हर्ष के समय में प्रशासन की जो दूरी हुआ करती थी वह स्वयं हर्ष ही हुआ करता था, क्योंकि समस्त जो प्रशासन था वो हर्ष के चारों ओर घूमा करता था। हर्ष का प्रशासन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण था। कुल मिलाकर हम कह सकें उसके विचारों में प्रशासनिक कुशलता को हर्ष ने सर्वाधिक मात्रा में श्रेष्ठ सिद्ध किया है, और श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हर्ष ने हर एक संभव प्रयास को करने का प्रयास किया। उसने अपने जीवन की दिनचर्या को 3 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में बांट रखा था? 3 भागों के अंदर हर्ष ने अपने जीवन की दिनचर्या को बांट रखा था, यानी कि पूरे अपने दिन को वो 3 भागों में बांट रखा था, और उसके हिसाब से वो लोगों से बातचीत करता था, लोगों के बीच में जाता था, निरीक्षण यात्राएं करता था। यात्राओं को करने के साथ में हर्ष लोगों के बीच में जाकर लोगों के बीच के अंतर्गत राजा के प्रति उसका जो व्यवहार है उसके बारे में जानने का प्रयास करता। जहां पर भी राजा शिविरों में हुआ करता था वहां वह खड़ा रहता था, प्रजा को उससे मिलने की पूर्ण अनुमति हुआ करती थी। प्रजा जब भी राजा से कभी शिविर में या कहीं पर भी वह गया हुआ होता था तो वहां पर जब प्रजा से वह मिलता था तो प्रजा के किसी भी कार्य का तुरंत निस्तारण किया करता था। हर्ष के शासन विषय के बारे में बात चल रही है। निरीक्षण यात्राएं करता था, कोई त्रुटि नहीं रहे इसके लिए वह कार्य किया करता था और हमेशा करता हुआ रहता था। नगरों की यात्रा करता था, ग्रामीणों पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान देता था। राजा के जब किसी स्थान पर वह ठहरता था तो प्रजा को पूर्ण अधिकार होता था कि प्रजा आकर राजा से मिले। जब वह कभी भी किसी स्थान पर रहता था तो प्रजा को पूर्ण अधिकार हुआ करता था, क्योंकि प्रजा राजा से जाकर मिल सकती है और मिलने के पश्चात अपने कार्य को बता सकती है। प्रजागण की भेंट स्वीकार करता था और उनकी कठिनाइयां और किसी स्थान को किसी के समझ कोई कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई कठिनाइयां होती थी तो उनका समाधान करता था। वह लोगों को आमने सामने के क्षेत्रों का स्वशासन प्राप्त था। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्रीय शासन का एक मिश्रण था। निरंकुश और यानी कि निरंकुश है, गणतंत्रीय शासन का क्या है? मिश्रण। इसमें हर्ष के शासन,
ये चीज हर्ष के शासन के अंदर देखने को मिलती है। निरंकुश शासन है, गणतंत्रीय शासन का मिश्रण है, तो वो हमको देखने को मिलता है। हर्ष के प्रशासन के अंदर, शासन प्रबंध के अंदर सबसे पहले आती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या, इसके बारे में देख रहे हैं। सम्राट की सहायता करने की, सम्राट की सहायता करने की, सम्राट की सहायता करने के लिए एक परिषद हुआ करती थी, जिसको क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद कहा जाता था, जो मंत्रियों के माध्यम से गठित हुआ करती थी। राज सिंहासन के रिक्त होने की अवस्था में वह अपनी शक्ति का प्रयोग किया करते थे। अगर किसी कारणवश राजा का सिंहासन रिक्त हो जाता है, यानी कि राज सिंहासन रिक्त हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत वो सारा भार किसके ऊपर हुआ करता था? मंत्री परिषद के ऊपर हुआ करता था। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था के अंदर मंत्री परिषद सारे कार्य को किया करती थी। तत्पश्चात में अगर बात की जाए तो जब एक अवस्था आती है कि कहा जाता है कि जब राजवर्धन की मृत्यु हो, किसकी मृत्यु हो गई? राजवर्धन की मृत्यु हो गई, तो राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद ने शासन की सत्ता को संचालित करने के लिए मंत्री परिषद ने एक सभा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भंडी ने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन करते हुए हर्ष से, जो हर्ष है, उससे कहा कि आप राजपद को संभालिए। हर्ष से क्या कहा? आप राजपद को संभालिए, और राजपद को संभालने के लिए उससे कहा कि आप राजपद को ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने का अनुरोध किया। मंत्री परिषद के द्वारा शासक चुनने में नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो विदेश नीति में भी काफी कुछ अधिकार। मंत्री परिषद एक शासक को नियुक्त नहीं करती थी, उसको एक शासक के रूप में ही नियुक्त नहीं किया। अभी तो ये विदेश नीति जो हुआ करती थी, विदेश नीति के अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण योग्यता दिखाया करती। प्रशासन में मंत्री परिषद के बारे में बात को हम पढ़ रहे हैं, और मंत्री परिषद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्री परिषद के अंतर्गत अगर देखा जाए, सम्राट का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। राजा सिंहासन जब रिक्त हुआ करता था तो मंत्री परिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री बंदी के द्वारा सभा को आमंत्रित किया गया, और उसने हर्ष से उन्होंने आग्रह किया कि आप एक शासक के पद को स्वीकार कीजिए जब राजवर्धन के बाद में। तो ये सारी, और ये ऐसी बात नहीं शासक का निर्वाचन कर, शासक को ही चुन रही है। अभी तो शासक के अलावा अगर देखा जाए तो विदेश नीति के अंतर्गत भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। तो ये हम लोग मंत्री परिषद के बारे में। हर्षकालीन प्रशासन चल रहा है, और हर्षकालीन प्रशासन के अंदर मंत्री परिषद के बारे में हम सचिवालय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं सचिवालय। सचिवालय किस तरीके से अपना काम किया करता था आज के समय में, कि हर्ष की राजधानी के अंदर अगर देखा जाए सुव्यवस्थित सचिवालय हुआ करता था। बाण भट्ट ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया। सिंहासन को उसने हर्ष का सेनापति कहा है। कुंतक को उसने भूसेना का अधिकारी कहा है। स्कंद गुप्त को उसने हाथी का सेना का प्रमुख कहा है। मधुबन ताम्रपत्र में स्कंद गुप्त को, जो मधुबन ताम्रपत्र है, मधुबन ताम्रपत्र में स्कंद गुप्त को पत्र में स्कंदगुप्त को महापैमातार सामंत कहा गया। ध्यान रखिएगा, मधुबन ताम्र पात्र में मधुबन ताम्र पात्र में स्कंद महापैमातार महंत कहा गया है। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड का संरक्षण कहा गया। उसी समय एक सामंत थे जिनका नाम था ईश्वर गुप्त। क्या नाम मिलता है? ईश्वर गुप्त। ईश्वर गुप्त को
रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया है। मुख्य राज कर्मचारियों के भी नाम हमको मिलते हैं। राज कर्मचारियों थे जिसमें महासामंत, महासामंत के बाद में महाराज, महासामंत, महाराज, स्थानीय, कुमार मात्या, उपाधिक, विषयपतिक, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों उनके नाम हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। सचिवालय के बारे में बात की जाए तो हमको मिलते हैं उच्च प्रशासकीय सेवा में कुमार आमत्य को नियुक्त किया जाता था। जो उच्च प्रशासनिक सेवा हुआ करती थी उसमें कुमारात्य को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। उन्हीं में से एक मंत्री सचिवालय का अधिकारी होता था, जिसे जिला अधिकारी और एक जिला अधिकारी जाते थे। सचिवालय के अधिकारी जिला अधिकारी जाते थे। राजधानी में अपने एक राज्य के संदेशवाहक होता था। हर चरित्र में दीर्घ ध्वज कहा गया है। सर्वगत नामक एक कर्मचारी का उल्लेख है, वो संभवतः गुप्तचर विभाग का सदस्य हुआ। एक कर्मचारी है जिसका नाम था सर्वगत। कर्मचारी का नाम क्या प्राप्त होता है? सर्वगत, जो सामान्यतः गुप्तचर विभाग के लिए का सदस्य हुआ करता था। उसके पश्चात में राज्य के छोटे कर्मचारियों को, संभवतः उच्च जो कर्मचारी थे उनको वेतन नगद नहीं दिया जाता था। उच्च हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो निम्न कर्मचारी जो हैं, छोटे और निम्न जो कर्मचारी हैं, छोटे हैं या फिर निम्न कर्मचारी हैं, उनको नगद या भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। हैंग सांग ने मंत्रियों अधिकारियों को भूमि अनुदान के बारे में भी बोलता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो हर्ष के शासनकाल में सामंतीय व्यवस्था, कुल मिलाकर बात की जाए तो हर्ष के काल में सामंतीय व्यवस्था का, प्रणाली का उद्भव हो चुका था। अपितु ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हर्ष पूर्व सामंतीय व्यवस्था का अग्रगामी था, ठीक है। ये इसकी परीक्षा सचिवालय हो गया। सचिवालय के बाद में आती है इसकी सेना। सेना के बारे में हैंग ने क्या कहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। हैंग बताता है, हैंग बताता है कि हर्ष के पास में 5000 हाथी थे। हर्ष के पास कितने हाथी हैं? 5000 हाथी। हर्ष के पास कितने हाथी बताता है? 5000 हाथी बताता है हर्ष के पास। तो उसके राज्य में 2000 घुड़सवार थे। हजार हाथी हैं, 2000 घुड़सवार, 5000 पैदल सैनिकों के बारे में बताता है। पांच हजार हाथी है, 2000 घुड़सवार है, 5000 पैदल सैनिक, इनके बारे में बताता है। अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने सैन्य शक्ति को हर्ष के द्वारा बढ़ाया गया था। फिर उसके पास में हाथियों की संख्या ये बताता है कि 60,000 होगी। जब उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया तो 60,000 उसके पास में क्या होगी? हाथियों की संख्या। 1,00,000 घुड़सवारों की संख्या होगी।
उसके पश्चात उसने अपनी घुड़सेना के लिए सिंधु, ईरान, कंबोज से घोड़े मंगवाए अपनी सेना के लिए। सिंधु, ईरान, कंबोज से वह घोड़े मंगवाता है। क्या मंगवाता है? घोड़े। अपनी सैनिक शक्ति को वो बढ़ाना चाहता है, तो वो वहां से अपने लिए क्या मंगाता है? घोड़े मंगाता है। उसके पश्चात अपनी पैदल शक्ति को, सेना को भी उसने कई गुना अधिक बढ़ा लिया था। किंतु अगर देखा जाए इन सबके बावजूद तो उसके साधारण सैनिकों को, जो साधारण सैनिक थे, उसके सामान्य सैनिक हुआ करते थे, उनको 4 अथवा 8 कहा जाता है। अथवा की जगह पर अपन और शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। आप 4 या 8 कहा जाता था, 4 और 8 कहा जाता था। घुड़सवार सैनिकों के लिए भेदेश्वर, ये तो सामान्य सैनिक हो गए। ये घुड़सवार हो, इनके लिए जो शब्द का उपयोग कर रहा है वो भेदेश्वर शब्द का उपयोग कर रहा है। कौन से शब्द का उपयोग कर रहा है? भेदेश्वर शब्द का उपयोग कर रहा है। उसके पश्चात पैदल सेना के अधिकारी के लिए, जो पैदल सेना का अधिकारी है उसके लिए बलाधिकृत और महाबलाधिकृत, बलाधिकृत और महाबलाधिकृत दो कहा जाता था। तो जो प्रमुख सेनाधिकारी हुआ करता था महासेनापति कहा जाता था। हर्ष के प्रारंभ में सैनिकों की जो संख्या थी, हाथी 5000 थे, घुड़सवार 2000 से पैदल 500। आगे चलकर हाथियों की संख्या उसने बढ़कर की 4,500, पैदल हो गई 1,00,000, जो कि घोड़े मंगाए जाते थे सिंधु, ईरान, कंबोज आदि से घोड़े मंगाए जाते थे। ठीक है। सामान्य सैनिकों को 4 और 8 कहा जाता था, घुड़सवार को भेदेश्वर कहा जाता था, पैदल को जो पैदल सेनापति हुआ करता था उसको बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। प्रमुख सेना अधिकारी को जो कहा जाता था महासेनापति कहा जाता था। इन शब्दों के माध्यम से इसको पुकारा करते थे। ये क्या थी? इसकी हर्ष की सेना थी, जो हैंडसम बता। साम्राज्य के भाग। ठीक है। साम्राज्य के भाग के अंतर्गत बात की जाए तो हर्ष के साम्राज्य को भुक्तियों तथा विषयों में विभक्त किया गया। जो साम्राज्य था वो किसमें था? भुक्तियों और विषयों के अंदर विभक्त। ठीक है। हर्ष के मधुबन और बारखेड़ा ताम्रपात्र से पता चलता है कि हरि छत्र भी उसकी क्या थी? भुक्ति थी। भुक्ति को वर्तमान जिला समझा जा सकता है। जो भुक्ति है इनको अपन कह सकते हैं जिला। क्या कर सकते हैं? भुक्तियों को जिला कहा जा सकता है, अपन कह सकते हैं। और भुक्तियों को क्या हुआ था? आगे चलकर कई विषयों में बांटा गया। इनको कई विषयों में बांटा गया। ठीक है। उसके पश्चात
ग्राम का जो प्रशासन हुआ करता था, सबसे होता था ग्राम, नीचे क्या होता था ग्राम का प्रशासन जिस मुखिया के हाथ में हुआ करता था, गांव के मुखिया के हाथ में हुआ करता था, उसको ग्रामक्ष पटलेकर ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए लेखक होता था। इससे की सहायता के लिए जो लेखक होता था उसको कालेणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कालेणिक कहा जाता था। कालेणिक कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। साम्राज्य भुक्ति तथा विषयों में बटा हुआ था। ग्राम जो था, ग्राम के मुखिया को ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था और इसकी सहायता के लिए लेखक हुआ करता था, इसको कर्णिक कहा जाता था। तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? तीन प्रकार के करों का, भाग, हिरण्य और बलि। तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, यथा भाग, हिरण्य और बलि। भाग भूमि कर था। भाग क्या है? भूमि कर था। ठीक है। और पदार्थ के रूप में जो लिया जाता था, किस रूप में लिया जाता था? पदार्थ के रूप में, यानी कोई वस्तु के रूप में जो लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। भूमि कर्ता पदार्थ के रूप में लिया जाता था। ठीक है, पदार्थ के रूप में लिया जाता था। दूसरा, हिरण्य करों को कृषक तथा व्यापारियों से नगद रूप में लिया जाता था। ये कृषक और व्यापारियों से नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। लिया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं पर नाप तोल के अनुसार कर लिया जाता था। कृषि उत्पादन का यह साम्राज्य का छठा भाग हुआ करता था। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था। इसके अलावा पारिश्रमिक रूप से भी कर लिया जाता था। हैंगसांग ने बताया है कि हैंगसांग बताता है कि राजभूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग जो हुआ करता था वो राज्य कार्य चलाने के लिए हुआ करता था। ठीक है। दूसरा मंत्रियों के लिए, तीसरा राज कर्मचारियों के लिए को वेतन देने के लिए, दूसरा मंत्रियों तथा राज कर्मचारियों के लिए, तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए, चौथा धार्मिक व्यक्तियों। ध्यान रखिएगा, हैंगसांग 4 प्रकार से बताता भूमि का वर्गीकरण। वो कहता है एक राज्य कार्य को चलाने के लिए, दूसरा जो भाग होता था मंत्रियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए, तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए, और चौथा भाग जो होता है वो धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए यह प्रकार से चलाया करता। तो ध्यान रखिएगा, करों का विभाजन 3 भागों में किया गया। दंड। हैंगसांग ने अपने ग्रंथ में बताता है कि अपराधी को और विद्रोहियों की संख्या हर्ष के काल में बहुत कम हुआ। अपराधियों की और विद्रोहियों की
जब कोई कानून को तोड़ता था, हैंडसम कहता है जब कोई कानून को तोड़ता था तो अपराधी को दंड भी दिया जाता था। सारे दंड नहीं दिए जाते थे, अपराधी को जीवन भर के लिए जंगल में भेज दिया जाता था, नगर से बाहर निकाल दिया जाता था, कुछ अपराधों में उसको थोड़ा बहुत जुर्माना लगा दिया जाता था, अपराध स्वीकार करने के लिए उसको यातनाएं नहीं दी जाती थी, और अपराध की जांच की जाती थी। अपराध की जांच करने के ढंग भी हुआ करते थे, किस तरीके से अपराध किया है, अपराधी के द्वारा अपराध का प्रकार क्या है, अपराध किस तरीके का किया जा रहा है। उसके पश्चात सरकार जनहितकारी तथा सरकारी जरूरतें कम थी, सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। ये मुख्य रूप से हर्ष के समय का कार्य हुआ करता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हर्ष के समय में शासन प्रबंध एक उच्च कोटि का हुआ करता था, उच्च शासन प्रबंध था, सामंती व्यवस्था का समावेश मिलता है। दंड भी था तो दंड भी ऐसा नहीं था, दंड के अंदर जंगल के अंदर भेज दिया जाता था, नगर के बाहर निकाल दिया जाता था, और दंड को जानने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे। ये सब चीजें देखी जाती थी। अब हर्ष के शासन के विषय में हमको जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, हैंडसम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, हैंडसम से। गलत नहीं किया। हर्ष के शासन के विषय में किससे जानकारी प्राप्त होती है, हैंडसम से प्राप्त होती है। और हैंडसम का कौन सा विवरण है, हैंडसम का भारत विवरण। तो देखिए हैंडसम का भारत विवरण क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। हैंडसम चीनी यात्री है। कहां का यात्री है भैया, चीन से आया हुआ यात्री है। कब आया था, आज के समय। कहां आया था, भारत में। दोबारा से देखिए, हैंडसम चीनी यात्री है। कब आया है, आज के समय। कहां आया है, भारत में। और क्यों आया है, बौद्ध स्थलों के भ्रमण के लिए। इसके लिए आया है, बौद्ध स्थलों का उसने क्या किया है, भ्रमण किया है, दर्शन किया है, और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हैंडसम कौन है, चीनी यात्री है। कब आया है, हर्ष के समय में है। कहाँ आया है, भारत में आया। कब क्यों आया, बौद्ध स्थलों का भ्रमण दर्शन के लिए और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत के अंदर। ठीक है, अब ये भारत में आया तो इसने भारत में क्या बताया, तो सबसे पहले भारत की सामाजिक स्थिति बताता है। सबसे पहले आएगा समाज को देखेगा तो समाज के बारे में बताएगा, तो सामाजिक स्थिति क्या है वो बताता है भारत की। अब भैया सामाजिक स्थिति क्या बताता है भारत की, वो देखिए। वो कहता है कि तत्कालीन समाज भारत का 4 वर्णों में बटा हुआ। कितने वर्णों में बटा हुआ था, 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या कहता है, जब वह भारत में आया है तो पूरा समाज कितने वर्णों में बटा हुआ है, 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में बताता है। वह कहता है 3 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यह तीनों वर्ण समृद्ध बताता है। कैसे बताता है, समृद्ध बताता है।
स्वेच्छा से रहते थे, रहन सहन था, जीवन उचित था। शूद्र बेचारा खेती किया करता था। शूद्र क्या करता था? खेती करता था, परिचर्या किया करता था, खेती करता था, परिचर्या करता था, का कार्य करता था। समाज में शुद्ध भोजन तथा नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। समाज में कैसा था? शुद्ध भोजन किया जाता, नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता। शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा समाज के अंदर प्याज, लहसुन, मांस खाने वालों का निवास शहर से बाहर था। अगर कोई मांस, प्याज, लहसुन, इन चीजों का सेवन करता था तो उसका निवास क्या हुआ करता था? शहर से बाहर हुआ करता था। अंतर जातीय विवाहों पर प्रतिबंध था। ध्यान से सुन लीजिए। हेमसाम के बारे में बताया। कहां से आया? चीन से आया। कब आया? हर्ष के समय आया। कहां आया? भारत में। क्यों आया? बौद्ध स्थलों के भ्रमण, दर्शन और बौद्ध ग्रंथों की अध्ययन। सामाजिक जीवन 4 वर्ण बताता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 3 वर्ण कहता है। समाज के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध है। चौथा वर्ण शूद्र है, खेती करता है। समाज के अंदर अंतरजातीय विवाह प्रचलित है। शुद्ध भोजन पर बल दिया जाता है, नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता है। मांस, प्याज, लहसुन जो सेवन करता है उसको बाहर रहना। ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे को लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा होगा, कोई आपको परेशानी नहीं आ रही होगी। टॉपिक चल रहा है हेमसाम का भारत में विवरण, जो एक महान यात्री है जो भारत के अंदर आया था, चीनी यात्री है, उसके बारे में बता रहा हूं। उसके पश्चात में आप पृष्ठी विश्वरेखांत चतुर्वेदी के द्वारा पढ़ रहे हैं। चलो आर्थिक पक्ष के बारे में जानते। आर्थिक पक्ष क्या है? हेमसाम बताता है कि भूमि क्या थी? उर्वरा थी। भूमि कैसी थी? उर्वरा थी। उर्वरा कह लीजिए इसको, उर्वरा कह लीजिए, बात एक ही। उर्वरक थी। लोग समृद्धशाली थे। सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सामान से बाजार के अंदर कोड़ियों के माध्यम से वस्तुओं का विनिमय भी किया जाता। मुद्रा के रूप में प्रचलन किया जाता। वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था के अंदर बताता है हेमसाम। और वस्त्र उद्योग के बाद में यह कहता है कि समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। ताम्रलिप्ति, बड़ोच, पाटलिपुत्र आदि शहर व्यापारिक केंद्र थे। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम में से भारत के व्यापारिक संबंध थे। कपड़ा, मसाले, निर्यात, यहां से निर्यात क्या कहते थे? कपड़ा, मसाले, निर्यात। उसके पश्चात एवं घोड़े, सोना चांदी, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण, 8 वर्ण, 9 वर्ण, 10 वर्ण, 11 वर्ण, 12 वर्ण, 13 वर्ण, 14 वर्ण, 15 वर्ण, 16 वर्ण, 17 वर्ण, 18 वर्ण, 19 वर्ण, 20 वर्ण, 21 वर्ण, 22 वर्ण, 23 वर्ण, 24 वर्ण, 25 वर्ण, 26 वर्ण, 27 वर्ण, 28 वर्ण, 29 वर्ण, 30 वर्ण, 31 वर्ण, 32 वर्ण, 33 वर्ण, 34 वर्ण, 35 वर्ण, 36 वर्ण, 37 वर्ण, 38 वर्ण, 39 वर्ण, 40 वर्ण, 41 वर्ण, 42 वर्ण, 43 वर्ण, 44 वर्ण, 45 वर्ण, 46 वर्ण, 47 वर्ण, 48 वर्ण, 49 वर्ण, 50 वर्ण, 51 वर्ण, 52 वर्ण, 53 वर्ण, 54 वर्ण, 55 वर्ण, 56 वर्ण, 57 वर्ण, 58 वर्ण, 59 वर्ण, 60 वर्ण, 61 वर्ण, 62 वर्ण, 63 वर्ण, 64 वर्ण, 65 वर्ण, 66
पहले सोना चांदी आदि को क्या किया जाता था, आयात आदि आयात की प्रमुख वस्तु थी। कृषि उपज का 1/6 भाग होता था, लिया जाता था। कितना लिया जाता था? कृषि उपज का 1/6 भाग को लिया जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका आर्थिक पक्ष। और आर्थिक पक्ष के बाद में चालू हो जाता है आपका धार्मिक पक्ष। कौन सा पक्ष हो जाता है? धार्मिक जीवन। ज्ञान की खोज करना ही धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। ये कहता है कि भारत में कौन सी धर्म का प्रभाव था? ब्राह्मण। आइंस्टाइन कहता है भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन और बौद्ध भी प्रचलित थे। उसके बाद में कहता है ब्राह्मण धर्म के बाद में जैन और बौद्ध भी क्या है? प्रचलित है। उसके पश्चात राजा प्रजा धर्म सहिष्णु हुए। बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा का बहुत अधिक प्रभाव है। सभी धर्मों में बात की जाए तो मूर्ति पूजा प्रचलित है। देखिए ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण के बाद जैन और बौद्ध धर्म बताता है, महायान शाखा है। और आगे कहता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा ज्यादा प्रचलित है और मूर्ति पूजा सभी धर्मों के अंदर विद्यमान है। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ एवं गाय आदरणीय है। आगे कहता है ब्राह्मण जो है धर्म उसमें यज्ञ और गाय क्या है? आदरणीय है। ये धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। उसके बाद आ जाता है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन जो था समानतः हितकारी सिद्धांतों पर आधारित था। राजकीय आय, राजकाज चलाना, वेतन, पुरस्कार, दान सब में खर्च किया जाता था। राज्य को कार्यों में व्यक्तिगत रुचि भी हुआ करती थी। निरीक्षण यात्रा हुआ करती थी। दंड काफी उदार था। अपराधियों के साथ में अपराध कम होते थे। अपराध की कठोर सजा हुआ करती थी। और हर्ष के पास में क्या थी? विशाल सेना थी। इसके बारे में वह बताता। फिर उसके बाद में आगे शिक्षा के बारे में बताता। तो शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा है। गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा बिहारों में या गुरुकुलों के अंदर दी जाती थी। वेदों को मौखिक पाठ करवाया जाता था। वेदों की मौखिक शिक्षा दी जाती थी, मौखिक पाठ करवाया जाता था। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। जो लिपि चलती थी वो ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन चलता था। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो शिक्षा के जो केंद्र थे उनमें नालंदा और बल्लभी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। ध्यान से सुनिए, शिक्षा गुरुकुलों या फिर शिक्षा बिहारों के माध्यम से दी जाती थी। वेदों का मौखिक पाठ कराया जाता था। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। नालंदा और बल्लभी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। अब नेक्स्ट है आपका हर्ष का मूल्यांकन जो आपकी, तो उसके बाद आपका हर्ष वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हर्ष का मूल्यांकन किया जाए तो हर्ष एक महान व्यक्ति है। हर्ष पुष्पवंती वंश के शत्रुओं एवं हुणों का इसके द्वारा सामंतों को नियंत्रित किया गया। हुणों को
हुओं का सामना किया गया, सामंतों को नियंत्रित किया गया। उत्तर भारत के अंदर एकता इसके द्वारा स्थापित की गई। उत्तर भारत में इसने एकता स्थापित की। उसके पश्चात अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर रूप में देखा जाए तो उसने अपने साम्राज्य को एक नए स्वरूप को प्रदान करने का कार्य किया। उसने उत्तरी भारत को पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसने कन्नौज सभा, प्रयाग महामोक्ष परिषद के माध्यम से कन्नौज सभा हो या प्रयाग महामोक्ष परिषद हो, उसके माध्यम से लोगों के अंदर सामाजिक एकता और सहिष्णुता लाने का प्रयास किया। फलस्वरूप में जन कल्याण के लिए और के कार्य किए। दान दिया, दान के माध्यम से लोगों का भला किया। धन का पुनर्वितरण किया। चीन आदि देशों में अपने मंडल भेजकर देश का अर्थव्यवस्था व सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ किया। हर्ष एक महान व्यक्ति था जो साहित्य एवं विद्या का संरक्षक था। हर्ष किसका संरक्षक था? साहित्य और विद्या का संरक्षक था। हर्ष महान सेनापति हर्ष एक महान सेनापति, कला व साहित्य का संरक्षक, कर्ण जैसा दानी व्यक्ति था जिसने साम्राज्य को, पूरे उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और बांधने के प्रयास की प्रगति के अनुरूप उसने अपनी नीतियों को ढालने का प्रयत्न किया। आजीवन लोक रंजन के कार्यों में संलग्न रहा, लोगों को लोक रंजन के कार्यों में संलग्न रहा, अपराधों को धीरे धीरे समाप्त किया। कहा जाता है कि हर्ष के काल में अपराधों की संख्या भी कम थी। सामंतवादी शक्तियों पर उसने नियंत्रण किया, सारी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अंदर समाहित किया। कुल रूप से अगर कहा जाए तो हर्ष का मूल्यांकन करा जाए तो यह कदापि नहीं होगा कि उसने ग्रामीण विकास के साथ में जनता का सीधा संपर्क स्थापित किया। हर्ष ने तिब्बत, चीन, एशियाई अनेक देशों के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तिब्बत हो, चीन हो, एशिया के अनेक देश हो, उनमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया हर्ष के द्वारा। और प्रचार प्रसार के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो उसने हर्ष के समय में चीन में भी प्रतिनिधि मंडल भारत में है। हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक था। कौन से विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक के साथ ही अगर देखा जाए तो वल्लभी विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? वल्लभी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अनेक गुरुकुल, आश्रम, शिक्षा के केंद्र हर्ष के समय में विद्यमान हो गए। वल्लभी और गुरुकुल और शिक्षा के केंद्र हर्ष के समय में क्या हो गए हैं? विद्यमान थे, जहां पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके पश्चात में हर्ष ने 7वीं शताब्दी के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर एक श्रेष्ठतम कार्य कहा है। अगर कहा जाए तो कुछ विद्यमान कह सकते हैं, वह एक साम्राज्य निर्माता, श्रेष्ठ प्रशासक, एक कल्याणकारी नेता या लोक कल्याणकारी शासक के रूप में हर्ष को हमेशा गिना जाएगा। आर एस त्रिपाठी ने तो अपने शब्दों में कुछ इस तरीके से कहा है। वो आर एस त्रिपाठी कुछ कहते हैं, उसकी हर्ष की तुलना अशोक और समुद्रगुप्त से भी करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो हर्ष का शासन एक महानतम शासक था, जिस शासन के फलस्वरूप में हर्ष ने पूरे देश को एक साथ बांधने का प्रयास किया। यहीं पर हर्षकालीन भारत की आपका ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। आज थोड़ा सा हल्का सा बड़ा टॉपिक चला है, और ढंग से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और
कहते हैं मैं आपसे हर वीडियो में कह रहा हूँ, स्टे होम, सेफ होम, घर के अंदर ही रहिए और घर से बाहर निकलना हमारे लिए भी उचित नहीं है। आवश्यक कार्य हो तो भी नहीं निकलिए, जहाँ तक वो घर में ही रहिए और घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। स्टे होम, सेफ होम, क्योंकि हम भी आपको घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण कीजिए। और इनसे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरी व्हाट्सएप नंबर है और मेरा उस पर मुझे बता दीजिए, या फिर मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर दीजिए और आपको टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।